हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में आज हम बात करते हैं लेवी अंडर जीएसटी रिजाइम, जीएसटी प्रणाली के तहत कर। लेवी अंडर जीएसटी रिजाइम, जीएसटी प्रणाली के तहत कर। जीएसटी जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो हम बांट देते हैं सेल विद इन सेम स्टेट, और दूसरा हम मान लेते हैं इंटर स्टेट सेल। ये जो सेल विद इन द स्टेट है इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। इसमें दो तरह का टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल विद इन द सेम स्टेट का मतलब हो गया इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट सेल का मतलब विद इन डिफरेंट स्टेट्स। ये लगता है आपका आईजीएसटी। ये तो जीएसटी हुआ। स्ट्रक्चर देखिए इसका। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ सकते हैं। एक हम ले लेते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और दूसरा ले लेते हैं लोकल सप्लाई। ये जो इंटर स्टेट सप्लाई है ये है सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, और ये जो लोकल सप्लाई है, लोकल सप्लाई में इफ इन रांची, अगर रांची में हो रहा है सेल तो आपका लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये कौन सा? झारखंड वाला। अगर आपका इफ इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो आपका सीजीएसटी तो लगेगा ही, प्लस क्या लग जाएगा आपका वेस्ट बंगाल जीएसटी, मतलब एसजीएसटी। इसी तरीके से मान लेते हैं
किसी भी अदर स्टेट में, if in some other state, ये आपका CGST तो लगेगा ही, प्लस दैट स्टेट GST, उस स्टेट का GST लगेगा। फिर से एक बार, GST का स्ट्रक्चर, सेल विद इन सेम स्टेट, तो सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, और इंटर स्टेट सेल में इंटीग्रेटेड GST। ऐसे भी देख सकते हैं इंडियन GST का स्ट्रक्चर, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि दो विभिन्न राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो सब्जेक्ट टू IGST, इंटीग्रेटेड GST लगेगा। लोकल सप्लाई, रांची जैसे झारखंड में अगर हो रहा है सेल तो सेंट्रल GST प्लस झारखंड का GST। वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो सेंट्रल GST प्लस वेस्ट बंगाल GST। किसी और स्टेट में हो रहा है तो सेंट्रल GST और उसी स्टेट का GST। GST is levied on supply of all goods or services or both except supply of alcoholic liquor for human consumption। मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर GST लगाया जाता है। 5 petroleum products such as petroleum crude, motor spirit petrol, high speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel have temporarily been kept out, and GST Council shall decide the date from which they shall be included in GST। 5 पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोलियम क्रूड कच्चा पेट्रोल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से GST से बाहर रखा गया है और GST परिषद वह तारीख तय करेगी जब उन्हें GST में शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हैज ऑल्सो बीन केप्ट आउट ऑफ GST, बिजली को भी GST से बाहर रखा गया है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अंडर GST इज ड्यूअल इन नेचर एंड अंडर दिस द सेंटर and the states will simultaneously levy tax on a common base। GST के तहत प्रदत्त संरचना दोहरी प्रकृति की है और इसके तहत केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाएंगे। The GST levied by the center on intra-state supply of goods and services or goods or services would be called the central GST, that is CGST, and that levied by the state or union territory would be called the state GST यानी कि SGST और UTGST। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं अथवा वस्तुओं या सेवाओं की राज्य के अंदर आपूर्ति पर लगाए जाने वाले GST को केंद्रीय GST यानी कि CGST कहा जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगाए गए GST को राज्य GST यानी कि SGST या UTGST कहा जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेटेड GST that is IGST
will be levied and administered by center on every interstate supply of goods and services. इसी प्रकार एकीकृत जीएसटी अर्थात आईजीएसटी केंद्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्येक अंतरराज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा। अब थोड़ा सा प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर को भी समझ लिया जाए। पिछली कर संरचना, इसमें क्या होता था? रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो वैट लग के सेल होता था मैन्युफैक्चरर को। मतलब कच्चा माल जो है, कच्चे माल की जो कीमत है उसमें वैट वैल्यू एडेड टैक्स जोड़कर वो माल मिलता था मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर इस माल को बेचता था किसको? होलसेलर को, या वो वेयर हाउस में, गोदाउन में सामान भिजवा देता था। ये जो सप्लाई वो करता था मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, इसमें ये क्या करता था? वैट भी चार्ज करता और क्या करता? एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करता। यहां वैट लगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर वैट और साथ में एक्साइज ड्यूटी भी। अब ये जो होलसेलर है, ये अगर माल बेचता है आपका रिटेलर को, सेल टू रिटेलर, तो ये क्या कर रहा है? वैट लेने के बाद माल बेच रहा है। मतलब होलसेलर भी रिटेलर से वैट चार्ज कर रहा है। और जब ये रिटेलर फाइनली सेल करता है कंज्यूमर को, फाइनल सेल टू कंज्यूमर, मतलब जब ये खुदरा विक्रेता अंतिम उपभोक्ता को माल फाइनली बेच देता है, तो ये क्या चार्ज करता है इस पर? वैट। ये था ओल्ड स्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरर खरीदा रॉ मटेरियल वैट देकर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा वैट और एक्साइज ड्यूटी देकर, होलसेलर रिटेलर को सेल किया, वैट चार्ज किया, मतलब रिटेलर होलसेलर से माल खरीद रहा है वैट देकर, और फाइनल कंज्यूमर जब रिटेलर से खरीद रहा है, जब ये सेल कर रहा है तो वैट चार्ज करके, मतलब यहां भी वैट लग रहा है। अगर हम नया स्ट्रक्चर देखें, जो अभी जीएसटी के आने के बाद जो स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरर जो है, निर्माता, ये माल बेचता है होलसेलर को, थोक विक्रेता को, ये माल बेचता है रिटेलर को, खुदरा विक्रेता को, और रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, ग्राहक को। मैन्युफैक्चरर जो है क्लेम्स बैक जीएसटी। जो जीएसटी इसने रॉ मटेरियल खरीदते समय दिया, उसको ये वापस क्लेम करता है कि इनको वापस एडजस्ट किया जाए। ऐसा ही क्लेम जीएसटी में होलसेलर भी करता है, और ऐसा ही क्लेम जीएसटी बैक का रिटेलर भी करता है, और अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर जो है वो जीएसटी पे करता है।
कंज्यूमर पेज जीएसटी, मतलब जीएसटी का बर्डन जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पर पड़ता है। तो ये हमने देखा लेवी अंडर जीएसटी रिजाइम, जीएसटी प्रणाली के तहत कर व्यवस्था क्या है और पुरानी कर व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या था। अगले क्लास में हम एक प्रैक्टिकल, मतलब क्या कहा जाए, न्यूमेरिकल फिगर लेंगे और देखेंगे कि भाई ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और नए वाले जीएसटी के आने से क्या अंतर पड़ता है। थैंक यू। आप एक बात और, आप अपना अटेंडेंस जरूर बनाएंगे।